Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 1 Understanding Diversity from class 6 Civics NCERT syllabus semester 1. So today we'll continue our chapter 1, that is Understanding Diversity, page number 6. What does diversity add to our lives? Just like Sameer 1 and Sameer 2 became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. तो समीर 1 और समीर 2 दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे. आपके भी ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो आपसे बहुत अलग हो सकते हैं. आपने शायद उनके घरों में तरह तरह का खाना खाया हो सकता है, उनके साथ अलग अलग आपने जो फेस्टिवल्स है वो मनाए होंगे, उनके कपड़ों को भी आपने ट्राई किया होगा, साथ ही उनकी कुछ भाषाओं को भी आपने सीखा होगा. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you have even enjoyed making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. तो आप शायद अलग अलग जानवरों, लोगों और यहाँ तक कि भूतों के बारे में आपने इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी पढ़ी होगी या आपको सुनना पसंद होगा. शायद आपको खुद भी कहानियाँ बनानी पसंद होंगी. बहुत सारे यंग लोग यानी आपके जैसे जो युवा वर्ग है तो बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं और उसका मज़ा उठाते हैं और कई बार तो वो इन सब से खुद ही एक स्टोरी बना लेते हैं. कहानियाँ लिखने वाले लोग बहुत अलग अलग जगहों से अपने विचारों को इकट्ठा करते हैं. जैसे हो सकता है या तो वो किसी बुक को पढ़कर उनको उसमें से उनको आइडिया मिलता है, या फिर वो अपनी जो रियल लाइफ है उसमें से एक आइडिया उनको मिलता है, या फिर हो सकता है कि उनको जो इमेजिनेशन यानी कि कल्पना से वो स्टोरी को लिखते हैं. Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. तो कुछ लोग जानवरों के पास जंगलों में जाके रहते हैं ताकि वहाँ जाकर जो आदिवासी जो लोग होते हैं उनके झगड़े या फिर दोस्ती के बारे में वो कुछ लिखते हैं. इसी तरह कुछ लोग राजाओं और रानियों के वास्तविक जो बातें होती हैं उनको लिखते हैं, या तो उनके ऑनर के बारे में लिखते हैं या फिर लव के बारे में कुछ लिखते हैं. तो कुछ लोग अपने बचपन की याद जो स्कूल में उन्होंने जो समय बिताया अपने दोस्तों के साथ, तो ऐसे रोमांच भरे जीवन की कहानियाँ वो लोग लिखते हैं. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? तो ज़रा सोचिए, अगर आपने सभी स्टोरी टेलर्स और राइटर्स को सुना और पढ़ा है कि उनको किसी ऐसी जगह पर अगर रख दिया जाए, ऐसी जगह पर रखने पर मजबूर कर दिया जाए जहाँ के लोग सिर्फ दो तरह के रंग मतलब दो रंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि लाल और सफ़ेद, या फिर एक ही खाना खाते हो, शायद आलू ही वो किसी भी तरह से खाते हो, या एक ही तरह के दो जानवरों की वो देखभाल करते हैं. तो यहाँ एग्जाम्पल जैसे हिरन और बिल्ली दिया है. और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो सांप सीढ़ी का खेला करते हो. तो वो किस तरह की कहानियाँ सोचेंगे और लिखेंगे, तो ज़रा सोचिए वो कैसा होगा. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया. India is a country of many diversity. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. तो हमारे देश में डाइवर्सिटी की बात हो रही है. डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं. भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही विविध है. विविध यानी डाइवर्स. यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और विभिन्न धर्मों का यहाँ पर पालन किया जाता है. लेकिन
वास्तव में अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम कई चीज़ें करते हैं जो समान हैं, मतलब एक जैसी है, सिवाय इसके कि हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, तो हम डाइवर्सिटी को किस तरह एक्सप्लेन करें। A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. तो 200 साल पहले ट्रेन, हवाई जहाज़, बस या कार ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं था, लेकिन अब बन चुका है। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जहाज़ों, ऊँटों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि वो पैदल भी यात्रा करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. तो अक्सर वे व्यापार करने के लिए जो लोग होते थे वो एक जगह जाके सेटल हो जाते थे नई जगह पे, या फिर नए स्थानों की वो तलाश करते थे। और क्योंकि यात्रा करने में उनको इतना समय लगता था, तो जब उन्हें एक जगह मिल जाती थी तो वो लोग वहाँ जाके रुक जाते थे। अक्सर एक लंबे समय के लिए वो वहाँ जाके रुक जाते थे। काफ़ी सारे लोग ने जो लोग थे उन्होंने अपने घरों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ हो सकता है या तो अकाल पड़ गया हो या फिर सूखा पड़ गया हो और उन्हें खाने के लिए कुछ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। तो कुछ लोग हो सकता है कि काम की तलाश में चले जाते थे, जबकि दूसरे लोग वहाँ से इसलिए चले जाते थे क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो रहा होगा, यानी जो लड़ाई वगैरह है वो हो सकती है। Sometime as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, foods, music, religions became a mix of the old and the new. And out of this intermixing of cultures came something new and different. तो कभी कभी जब वे नए स्थानों पर अपने घर बनाना शुरू करते थे तो लोग थोड़ा बदलना शुरू कर देते थे अपने आप को, और दूसरे समय पर वो पुराने तरीक़ों से काम करने में कामयाब होते थे। तो उनकी जो लैंग्वेज है, जो खाना पीना है, जो म्यूज़िक है या फिर जो धर्म है, वो पुराने और नए का एक कह सकते हो मिक्सचर बन गया। और इस नए पुराने कल्चर का जो मिक्सचर है वो एक नए फॉर्म में निकला, मतलब एक अलग चीज़ वो हुई। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस show us how many different culture influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. तो कई जगहों के इतिहास से पता चलता है कि कितने अलग अलग सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की है। तो इस प्रकार उनके यूनिक हिस्ट्री के कारण इस यूनिक हिस्ट्री के कारण बहुत अलग, मतलब ये जो जगह है ये बहुत अलग अलग हो गई थी। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. तो इसी प्रकार विविधता भी आती है जब लोग अपने जीवन को उस geographical area में ढाल लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं वो पहाड़ी जगह से रहने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो न केवल लोगों के पास अलग अलग कपड़े और खान पान की आदतें हैं, बल्कि यहाँ तक कि वे जो काम करते हैं वे भी अलग अलग हैं। शहरों में अक्सर ये भूलना आसान होता है कि लोगों का जीवन उनके जो फिज़िकल उनका जो सराउंडिंग है उससे कितनी पास से वो जुड़ा होता है। ऐसा मतलब इसलिए ऐसा होता है क्योंकि शहर में लोग शायद ही कभी अपनी सब्जियां या फिर जो अनाज है उसे उगाते हैं। इसकी बजाय वो लोग क्या करते हैं, वो सारी की सारी खाने पीने की चीज़ें या दूसरा जो सामान है जो उनको डेली जीवन में
ज़रूर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो बाज़ार पे निर्भर होते हैं, मार्केट्स पे निर्भर होते हैं। तो उनकी जो भी आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ से वो लोग खरीद के आ जाते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in the two different parts of the country, केरल एंड लद्दाख। तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करें कि हम क्या कहते हैं जब हम ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करते हैं। हम देश के दो अलग अलग हिस्सों जैसे कि केरल और लद्दाख के जीवन के बारे में पढ़कर कैसा अनुमान लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस एंड लोकेट केरल एंड लद्दाख। तो आपको जो एटलस है, जो इंडिया का मैप है, उसमें आपको केरल और लद्दाख को देखना है। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these 2 regions would influence the following। तो आपको जो वहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसको देख के 3 रीजंस बताने हैं, 3 तरीके बताने हैं कि किस तरह से वो अलग है और किस तरह से वो प्रभावित होते हैं। तो पहला है द फूड पीपल ईट, कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं। द क्लोथ्स दे वेयर, वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। द वर्क दे डू, तो वहाँ के लोग जो हैं वो जो काम क्या करते हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द जोग्राफिकल एरिया, कि वहाँ का जोग्राफिकल एरिया कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ यहाँ पे अभी हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख इज़ द डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. तो लद्दाख एक रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी पहाड़ों में स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत कम कृषि संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में जो बारिश है वो नहीं होती है और वर्ष के एक बड़े हिस्से, मतलब इस जगह पे एक बहुत ही बड़े हिस्से जो है वो बर्फ़ से पूरा का पूरा कवर होता है। यहाँ पे बहुत कम पेड़ हैं जो इस क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं। तो पीने के पानी के लिए लोग जो बर्फ़ है उसके पिघलने का वेट करते हैं कि कब गर्मियों का मौसम आए और कब ये जो बर्फ़ है ये पिघले। People here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. तो यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं और इस क्षेत्र की भेड़ें खास हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। ये ऊन बेशकीमती है और पश्मीना शाल पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। लद्दाख के लोग सावधानी से भेड़ की ऊन इकट्ठा करते हैं और इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। पश्मीना शाल मुख्य रूप से कश्मीर में बुनी जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, cows and does, that is yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. तो लोग मांस और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर और मक्खन यहाँ पर खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ बकरियां, गाय और डोज यानी कि याक गाय। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं लद्दाख व्यापारियों का हिस्सा नहीं है। यह एक अच्छा व्यापार मार्ग माना जाता है क्योंकि इसके पास से कई मार्ग गुजरते हैं जहाँ से जो कारवां है वो कारवां का यात्रा होते हुए ये जाता है, जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। कारवां मतलब एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी लोग जो माल वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये जो कारवां है ये टेक्सटाइल्स और कच्चे रेशम और कालीन यानी जो कारपेट वगैरह है तो एक जगह से दूसरी जगह ये लोग ढोकर ले जाते हैं। बुद्धिज़्म्स रीच तिब्बत वाया लद्दाख. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan
national epic the Kesar Saga are performed and sung by both Muslims and Buddhists. तो बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम इस क्षेत्र में 400 साल से अधिक पहले पेश किया गया था और यहाँ तक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है, यानी कि वो ओरली बहुत ही इसको गाते हैं। तिब्बती नेशनल एपिक जैसे जो केसर गाथा है ये मुस्लिम और बौद्ध दोनों द्वारा यहाँ पर गाया जाता है। केरल इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज सराउंडेड बाय द सी on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे कई मसालों को यहाँ पर उगाया जाता है। ये मसाले जो इस क्षेत्र को व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। यहूदी और अरब व्यापारी सबसे पहले यहाँ पे आए थे और माना जाता है ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो यहूदी और अरब व्यापारी थे वो आए थे। ईसा मसीह, सेंट थॉमस यहाँ लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और उन्हें ईसाई धर्म को भारत लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी ऐसा क्रेडिट किया जाता है कि भाई वो यहाँ पर इस धर्म क्रिश्चियनिटी को वो लेकर आए होंगे। Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. तो कई अरब व्यापारी भी यहाँ अक्सर आकर बस गए हैं, जैसे इब्न बतूता जिन्होंने 700 साल पहले यहाँ यात्रा की थी। उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है जिसमें उन्होंने मुस्लिम के जीवन का वर्णन किया है और कहा है कि वे एक उच्च सम्मानित समुदाय है। पुर्तगीज़ ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ के साथ यहाँ पर उतरे थे। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो इन सभी विभिन्न ऐतिहासिक प्रभावों के कारण ऐसा माना जाता है कि केरल में जो लोग हैं वो यहूदी धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called Chinawala. Even the utensils used for frying is called the Chinachatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. तो यहाँ इस्तेमाल होने वाली मछली पकड़ने के लिए जो जाल है वो बिल्कुल चीनी मछली पकड़ने के जाल की तरह दिखती है और इन्हें चीनी वाल कहा जाता है। यहाँ तक कि इस्तेमाल किए जाने वाले जो बर्तन हैं जो तलने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन्हें चीना चट्टी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि चीन से चेंज शब्द आया हो सकता है। तो यहाँ की जो फर्टाइल जो ज़मीन है यानी कि जो उपजाऊ भूमि है और यहाँ का जो क्लाइमेट है तो ये चावल उगाने के लिए एकदम प्रॉपर है और यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो चावल, मछली और सब्जियाँ खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar. Culture influence. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. तो जबकि जो केरल और लद्दाख अपनी भौगोलिक विशेषताओं के मामले में काफ़ी अलग है,
दोनों क्षेत्रों के इतिहास में समान सांस्कृतिक प्रभाव देखा गया है। दोनों क्षेत्र चीनी और अरब व्यापारियों से प्रभावित थे। ये केरल का भूगोल था, जैसे मसालों की खेती, और लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और इसके उन व्यापारियों को अनुमति देते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह इन चीज़ों को ले जाएं। तो इस प्रकार इतिहास और भूगोल अक्सर एक क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. तो विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल अतीत की बात नहीं है। हमारा वर्तमान जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में है, और प्रत्येक के साथ हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और जीवन का मार्ग धीरे धीरे उस नई जगह का हिस्सा बन जाता है जिसमें हम हैं। इसी तरह हमारे अपने पड़ोस में हम कई समुदाय के लोगों के करीब रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप ही की सोसाइटी में कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो हमारा जो दैनिक जीवन है वो उन तरीक़ों के बारे में है और एक दूसरे के जीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में आपने काफ़ी इस तरह से कहानियाँ सुनी होगी। नेक्स्ट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक अनेकता में एकता। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together, and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो भारत की विविधता हमेशा से एक ताकत के रूप में जानी जाती है। जब ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया तो वो विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और रीजनल बैकग्राउंड के जो औरतें थी, आदमी थे, उनका विरोध करने के लिए वो सब लोग एक साथ आगे आ गए थे। भारत का जब ये स्वतंत्रता आंदोलन था तो उसमें हज़ारों संयुक्त कार्यों को तय करने के लिए एक साथ सबने काम किया। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिलचस्प ढंग से उन सब का विरोध करने के लिए वो अलग अलग तरीके से उन्होंने ढूंढा कि किस तरह से हम इनका विरोध करें। उन्होंने सोचा कि वे भारतीयों को, जो ये ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम ये भारतीयों को विभाजित करें, उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाएं और इनको अलग अलग करें, क्योंकि वे बहुत अलग अलग थे। और फिर उन्हें शासन करना उन्होंने इस तरह से जारी रखा। लेकिन लोगों ने दिखाया कि वह कैसे अलग अलग हो सकते हैं और फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर लड़ी। तो यहाँ पे आपको एक पोएम बताई है। दिस सॉन्ग वॉज संग after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये जो गीत आपको ऊपर दिखाया गया है, ये गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, जिसमें एक ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों को एक बड़े समूह पर गोलियां, एकदम से उन्होंने गोलियां चला दी थी और कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी। कई लोग इसमें घायल हो गए थे। अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिलाएं हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए वो सब इकट्ठा हुए थे। तो इस गीत की रचना यहाँ पर की गई थी और उन बहादुर लोगों की स्मृति को सम्मानित करने के लिए ये गीत गाया गया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder to our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. तो ये
जो हमारे देश की जो समृद्ध परंपरा को निरंतर याद दिलाने के लिए गीत और प्रतीकों को याद किया जाता है कि हमारे देश में विविधता है लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। तो क्या आप इस इंडियन फ्लैग की स्टोरी जानते हैं? तो ये लोगों द्वारा हर जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. तो अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय एकता बाहर से किसी पर थोपी नहीं गई है, बल्कि ये इतनी गहरी है कि इसके तह में जो है विश्वास है, रिवाज की व्यापक सहिष्णुता का अभ्यास किया गया है और हर किस्म को इसमें स्वीकार किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हम लोग मिलकर रहते हैं। तो इस सब को इसमें इनकरेज किया गया है और ये नेहरू ही थे जिसने एक ये फ्रेज़ बनाया है कि अगर हम अपने देश को डिस्क्राइब करें तो हम एक फ्रेज़ में कह सकते हैं दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स विविधता में एकता है। भले ही हम अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।